ये है 2013 में हुए आसाराम की कुटिया का केस। एक खौफनाक कहानी। एक ऐसे बाबा जो आज तो रेप और नर बलि चढ़ाने जैसे जुर्म के आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं, मगर पहले बाबा का संसार जितना बड़ा था, उतनी बड़ी सियासी पैठ भी थी। आसाराम जब जेल में नहीं था, तब उसके मंच पर हर तरह का नेता हाजिरी लगाने पहुंचता था। आसाराम के राजनीतिक शास्त्र में क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, सभी पार्टी के नेता जाते थे। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, सीएम शिवराज सिंह चौहान, मोहन भागवत, देवगौड़ा जी, कमलनाथ, उद्धव ठाकरे, हेमा मालिनी, फारूक अब्दुल्ला, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, योग गुरु बाबा रामदेव, ये सभी लोग जाते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि साधु संत इंसान और ईश्वर के बीच की कड़ी होते हैं, जिनकी भक्ति से हम भगवान से जुड़ पाते हैं। इसलिए ज्यादातर श्रद्धालु आंख बंद करके अपने संत, अपने गुरु पर विश्वास करते हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत में ऐसे सैकड़ों संत महात्मा हो चुके हैं, जो लोगों को धर्म के पथ पर आगे ले जाते हुए हैं। लेकिन कुछ बाबाओं के सफेद मुखौटे के पीछे ऐसी काली करतूतें छिपी होती है, जिनका पर्दाफाश होते ही हमारा भक्ति से मन उठ जाता है। ऐसे ही एक केस था आसाराम बाबा का। दुनिया में करोड़ों श्रद्धालु, 500 से अधिक आश्रम और 11,000 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले इस मशहूर बाबा की काली करतूतें जब दुनिया के सामने आई, तब हर कोई हैरान था। और आज हम आसाराम बापू के उस हर काले किस्से के बारे में बताएंगे, जिसने लाखों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं द डेली स्टोरी और मेरा नाम है कुंदन सिंह। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। 70 के दशक में आसुमल हरपालनी नाम के इस शख्स ने खुद को संत बनाने की मुहिम की शुरुआत की। चमचमाते कपड़े, सफेद दाढ़ी, लोगों के बीच प्रवचन के साथ आसुमल हरपालनी ने खुद को आसाराम के नाम से प्रसिद्ध किया। अहमदाबाद के मोटेरा में साबरमती नदी के किनारे आसाराम का पहला आश्रम बना। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने शुरू हुई। पहले नए नवेले गुरु के शिष्य बने। आसाराम के गरीब और पिछड़े जाति के लोग, जिनके प्रवचन के बाद प्रसाद के रूप में खाना बांटा जाता था, जिससे आसाराम के भक्तों की संख्या और बढ़ने लगी। कुछ सालों में ही गुजरात में आसाराम के आश्रम का नेटवर्क काफी ज्यादा फैलने लगा। गुजरात में आसाराम की लोगों के बीच पैठ बनने लगी। आसाराम में चढ़ावे के रूप में अच्छा पैसा आने लगा, जिससे आसाराम के आश्रम के नेटवर्क का फैलाव हुआ। सन 2000 आते आते आसाराम एक ट्रस्ट बना चुका था, जिसके देश भर में 400 से अधिक आश्रम खुल चुके थे, जहां उसके सेवक अनेक चीजों बेचने का व्यापार करते थे। और 2006 में आसाराम बापू के ट्रस्ट की कमाई 11,000 करोड़ रुपए आंकी गई। आसाराम के आश्रम में बच्चों को पढ़ाने का गुरुकुल भी था, जो आगे चलकर उनके काले चिट्ठे खोलने वाला था। गुजरात के ही रहने वाले 10 साल के दो चचेरे भाई अभिषेक वाघेला और दीपेश वाघेला, इन दोनों का कुछ दिन पहले ही आसाराम के आश्रम में बने स्कूल में एडमिशन कराया गया। लेकिन दोनों के शव अधजले हालात में नदी में पाए गए, जिससे आसाराम पर नर बलि का आरोप लगा। इस केस की सीधी जांच तो आसाराम की तरफ नहीं आई, लेकिन उनके ट्रस्ट के कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कुछ साल तक जब सब कुछ वैसा ही चलता रहा और श्रद्धालु इस घटना को भूलने लगे, लेकिन फिर आया साल 2013, जो कि आसाराम की जिंदगी में कहर बनकर आया, क्योंकि इसी साल साधु संत का सफेदा मुखौटा पहनने वाला आसाराम का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली 16 साल की नाबालिग लड़की के माता पिता ने आसाराम पर यौन उत्पीड़न और रेप का आरोप लगाया। लेकिन आसाराम बापू इस लड़की के संपर्क में आए कैसे? तो हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले एक परिवार को संत आसाराम में काफी श्रद्धा थी, और उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए घर से करीब
850 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित आसाराम के गुरुकुल में भेज दिया। ये दूरी तय करने में 15 घंटे लग जाते थे, लेकिन बापू अपने सत्संग में कहते रहते थे कि उनके आश्रम में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ उनमें सद्गुण भी होते हैं, और अपनी बेटी की भविष्य संवारने के लिए उनके माता पिता ने एक कदम उठाया था। लेकिन वो कहाँ जानते थे कि आने वाले समय में एक ऐसा हादसा होने वाला है जो उनके जीवन में मुसीबतों का तूफान लेकर आएगा। दरअसल न्यूज़पेपर में छपे विक्टिम के बयान के मुताबिक गुरुकुल में रहकर पढ़ाई में ध्यान दे रही वो मासूम बच्ची एक दिन बीमार पड़ जाती है। तभी उस गुरुकुल की वार्डन लड़की से कहती है कि तुम पर बुरी आत्मा का साया है और मैं आसाराम बापू से इस बारे में बात। अगले दिन आश्रम के डायरेक्टर शरद ने उसे बुलाया और कहा कि तुम पर भूत प्रेत का साया है और जल्दी से हमें इसका इलाज करवाना होगा। अगली रात उस बच्ची को अनुष्ठान में बिठाया गया और पूरी रात मंत्रों का जाप चलता रहा। इस बात से उसका परिवार अनजान था। फिर 7 अगस्त 2013 को छिंदवाड़ा के आश्रम से लड़की के घर एक फोन आया। ये फोन आश्रम में लड़की के हॉस्टल वार्डन संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी ने किया था। शिल्पी ने उनसे कहा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है और आपको तुरंत छिंदवाड़ा पहुंच जाना चाहिए। लड़की के माता पिता तुरंत आश्रम के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें पूरी बात बताकर आसाराम से मिलने दिल्ली जाने को कहा गया, क्योंकि शिल्पी का कहना था कि लड़की पर आत्मा का बुरा साया है जिसे आसाराम ही दूर कर सकते हैं। लेकिन जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि बापू तो जोधपुर में है। 14 अगस्त को जाकर परिवार की मुलाकात आसाराम से हुई, उसके हरिओम आश्रम में, जो जोधपुर के मढ़ई गांव में पड़ता है, जहां आसाराम ने परिवार को यकीन दिलाया कि वो पूजा करके जिसके बाद लड़की के ऊपर बुरी शक्तियों का साया खत्म हो जाएगा। 15 अगस्त की रात सत्संग करने के बाद आसाराम ने लड़की और उसके परिवार को अपनी कुटिया में बुलाया, कुछ मंत्र पढ़ने को कहा, साथ ही अपने सेवक को कहा कि एक दूध का गिलास लेकर आओ। कुछ देर बाद आसाराम अपनी कुटिया में चला गया और उसके सेवक ने लड़की के माता पिता से बाहर जाने को कहा, क्योंकि आसाराम ने आगे की पूजा लड़की के साथ अकेले कुटिया में करने की बात कही। अब लड़की के पिता तो बाहर चले गए, लेकिन बेटी के इंतजार में उसकी मां वहीं सीढ़ियों पर बैठी रही। अपने बयान में आगे उस लड़की ने बताया कि जब कुटिया में गई तो वहां लाइट बंद थी, बस खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही थी। तभी बापू ने मुझे दूध पीने को कहा और धीरे धीरे से उसके साथ बदसलूकी करना शुरू किया, और जब मैंने विरोध किया तो बापू ने मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दी। करीब 1 घंटे बाद लड़की कुटिया से बाहर निकली। तब उसके चेहरे पर डर और परेशानी का भाव देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? तब लड़की ने रोते हुए बोला कि मुझे घर जाना है। बेटी को घबराया हुआ देख पूरा परिवार शाहजहांपुर के लिए निकल गया, जहां अगली सुबह उस लड़की ने हिम्मत करके पूरी घटना का ब्यौरा अपने माँ बाप को दिया, जो सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जिसे भगवान समझकर उनकी पूजा कर रहे थे, उसी ने उनकी बेटी के साथ ऐसी ओछी हरकत की थी। खैर, बेटी की बातें सुनकर परिवार ने दिल्ली जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करने का निर्णय लिया, लेकिन वहां के पुलिस ऑफिसर ने उनका केस जोधपुर पुलिस को ट्रांसफर किया, क्योंकि लड़की के साथ एक घिनौनी हरकत जोधपुर के मढ़ई गांव के आसाराम के आश्रम में हुई थी। और लड़की के बयान पर पुलिस ने 21 अगस्त के दिन आसाराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 336 और 500 के तहत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोक्सो की धारा लगाकर केस दर्ज किया। आसाराम के अलावा छिंदवाड़ा आश्रम की गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन शिल्पी और आसाराम के सहयोगी शरद प्रकाश और शिवा को भी साजिश में शामिल माना गया। क्योंकि केस एक लड़की का था, इसलिए पुलिस ने पूरी सेंसिटिविटी के साथ इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। इसके लिए लेडीज पुलिस ऑफिसर चंचल मिश्रा को केस की लीड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया। उन्होंने सबसे पहले लड़की का बयान लिया और फिर उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसमें स्पष्ट हो गया कि लड़की के साथ रेप हुआ है।
अब आरती आसाराम से पूछताछ करना चाहती थी, मगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। उसका उसको पूजने वाले श्रद्धालुओं की टोली हर तरफ आसाराम की बेगुनाही के नारे लगा रहे थे। लेकिन 21 अगस्त के दिन अचानक से जोधपुर पुलिस को खबर मिली कि आसाराम इंदौर में है, जहां अपने सत्संग में वो मौजूद 4000 से भी अधिक लोग श्रद्धालुओं की खुद की रक्षा करने के लिए भड़का रहा भी है। हुआ भी ऐसा ही। आसाराम के श्रद्धालु आश्रम के गेट पर लेट गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे थे। ऐसे में पुलिस ने भी फिल्मी अंदाज में पीछे से आश्रम की दीवार तोड़ दी और आसाराम को लेकर सीधा जोधपुर पहुंचे। पुलिस ने जब आसाराम का मेडिकल टेस्ट कराया तो रिजल्ट उसकी बेकसूरी के झूठे बयानों के खिलाफ थे और जोधपुर अदालत में आसाराम के खिलाफ केस चलता रहा, जहां आसाराम की तरफ से राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी, मुकुल रोहतगी, केटीएस तुलसी और सिद्धार्थ लुथुर जैसे बड़े बड़े वकील केस लड़ रहे थे, क्योंकि आसाराम के साम्राज्य में पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ लड़की के पिता ने इस केस में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी और पुलिस ने भी उनका काफी सहयोग किया। अगले 4 साल और 7 महीने में जोधपुर कोर्ट में करीब 450 बार आसाराम की पेशी हुई, जिसमें हर बार जेल से लेकर कोर्ट तक के रास्ते में आसाराम के समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ती और आसाराम उन्हें देखकर बेकसूर होने का नाटक रचते रहे। जैसे कि एक बार वो जेल से निकलते हुए तालियां बजाकर भजन गा रहे थे। वहीं पर एक बार उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक बयान दिया कि परिवार को नहीं, मेरे भक्तों को, भक्तों को प्रताड़ना की जा रही है। अब और क्या आपको बताऊं, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को लोगों ने बताया है कि मैडम के इशारे पर उनके सुपुत्र सब कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, करने दो, जो भी करता है। आगे 4.5 सालों से धर्मांतरण वाले को इनका ही सपोर्ट है, ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भगवान सबका मंगल करे। इस घटना में मैं कोर्ट से समय नहीं मांगूंगा, मैं तो तैयार हूं। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं जेल जाऊंगा। मेरे लिए तो इस साजिश रची गई है। जब मैंने सुनी तो मैंने सोचा इस साजिश के तहत भेजेंगे और कुछ खिलाने पिलाने में ब्रेन ऐसा वैसा कर देंगे तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगा। ऐसा मैंने अपना मन बना के रखा था। इसी दौरान जेल के बाहर कई गवाहों पर भी हमले शुरू हो गए। कई गवाहों का कत्ल भी कर दिया गया। आपको बता दें कि आसाराम केस की जांच कर रही ऑफिसर चंचला मिश्रा और उनके सुपीरियर आईपीएस अजय पाल लांबा को जांच के दौरान काफी धमकाया गया। यहाँ तक कि आज तक अजय पाल लांबा को 2000 धमकियों की चिट्ठी मिली और उन्हें पैसों से खरीदने की कोशिश भी की गई, लेकिन जोधपुर पुलिस टीम विक्टिम के साथ मजबूती से खड़ी रही। कई सालों तक जोधपुर विशेष अदालत में मामला चला रहा। टेलीविजन, अखबार, मैगजीन, हर जगह आसाराम का केस सुर्खियों में बना रहा। बेशक आसाराम के समर्थक उसके साथ खड़े थे, लेकिन उसके भक्तों की लिस्ट में कई बड़े बड़े नामों ने आसाराम के साथ दोस्ती के डोर काट दी। फिर 25 अप्रैल 2018 के दिन जोधपुर अदालत ने राजस्थान पुलिस की 1300 पेज की चार्जशीट पर मुहर लगा दी और आसाराम को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई। फिलहाल अभी आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। ये वही जेल है जहां सलमान खान ने अपनी जेल के कुछ दिन बिताए थे और आसाराम के साथ इन जेल में रहे भी थे। इस मुलाकात को लेकर आसाराम ने कहा था कि मैंने सलमान खान को सिगरेट छोड़ने को कहा था और सलमान खान ने मान भी गया था। जब सलमान खान को जमानत मिली तो मीडिया ने आसाराम से पूछा था कि सलमान खान को जमानत मिल गई है। तब आसाराम ने कहा था कि अच्छा हुआ, अच्छा आदमी था, उसको जमानत मिलनी ही चाहिए थी, उसे कोई फंसाया था। तो पूछा गया कि सलमान को आपने क्या शिक्षा दी है, तो आसाराम ने कहा था कि हमने कहा कि बुरी चीजों को छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो। आसाराम जेल में रहते हुए एक बार वो अपने समर्थकों पर भी बरस पड़े थे। ये क्या हाथ पैर चलाना है, कैसा बकवास करते हैं, कोई जरूरी नहीं है, इधर भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। वहीं एक बार आसाराम पत्रकारों को देखकर रोने लगा था। आसाराम पैसों को पानी की तरफ बहाने के बावजूद
कोर्ट का हर एक्शन आसाराम के खिलाफ जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस के पास पूरे पक्के सबूत थे। इसी बीच आसाराम के जीवन में भूचाल तो तब आया जब सूरत की दो बहनों ने 2016 में आसाराम और उनके बेटे नारायण साई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। बड़ी बहन ने बताया कि साल 1997 से साल 2006 तक अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में आसाराम बापू लगातार उनके साथ बदसलूकी करते रहे और 2006 से 2005 के बीच आसाराम के बेटे नारायण साई ने उनके छोटी बहन की इज्जत लूटी। साथ ही दोनों बहनों ने आसाराम की बीवी और बेटी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसमें नारायण साई को 2019 में सूरत की में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि आसाराम बापू को 31 जून 2023 को गांधीनगर सेशन कोर्ट में दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिलहाल 83 साल के आसाराम बापू जोधपुर जेल में अपना बचा हुआ जीवन गुजार रहे हैं। सूरत में नारायण साई को तो भी अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आसाराम बापू से जुड़ी इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सबूतों के आधार पर सच को सामने लाने वाली ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, हमें सपोर्ट कीजिए। भविष्य में ऐसे ही रोंगटे खड़े करने वाले वीडियो को देखने के लिए जुड़ने के लिए द डेली स्टोरी चैनल के साथ आगे अपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।